यूजीसी के जिन नियमों को लेकर एक लड़ाई आपने सड़कों पर पिछले कुछ दिनों देखी, यानी कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जिस तरह यूजीसी के नए नियम लागू होने को लेकर एक विरोध प्रदर्शन हो रहा था, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम रोक लगा दी है। और इसीलिए आज पूछ रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस पीआईएल पर आज ये सुप्रीम ब्रेक लगाने के साथ साथ क्या ये विवाद बढ़ेगा या फिर थमेगा। और ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला आपको बताऊं कि आज सांसद चंद्रशेखर आजाद मेरे साथ जुड़ेंगे, वो इस फैसले के बाद अब क्या करने वाले हैं ये भी पूछूंगी। विष्णु शंकर जैन मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि कोर्ट में आज दलीलें दे रहे थे यूजीसी के नियमों के खिलाफ। लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाती हूं जब आज होली मनाई गई। बनारस में आज होली मनाई गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ब्रेक लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है जिसके बाद यहां ये तस्वीरें आई। लेकिन उससे पहले देखिए, यूजीसी के नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है और उससे पहले ये तस्वीरें इस देश ने देखी। वो विरोध देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ, खासकर उत्तर प्रदेश में। यहां यूजीसी के नियमों को लेकर इस तरह से सड़कों पर उतरे थे छात्र। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाने के साथ साथ क्या कहा है, सबसे पहले आपको वो बता देती हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम ब्रेक। उन्होंने कहा कि हमें लगता है नियमों की भाषा अस्पष्ट है, ये कोर्ट ने कहा। यह भी कहा कि नियमों का दुरुपयोग बदला लेने के लिए किया जा सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा था। जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने जब अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं। आज हमारे समाज में अंतर जातीय शादियां हो रही हैं। क्या जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है? ये आज कोर्ट ने पूछा है। कुछ कानूनविदों की कमेटी इस पर विचार करे, हम केंद्र सरकार से जवाब तलब करेंगे। लेकिन कोर्ट ने आज जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं वो बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि क्या जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, हमें डर है कि कहीं इसका दुरुपयोग ना हो, हम केंद्र सरकार से जवाब तलब करेंगे, नोटिस जारी करने जा रहे हैं। यूजीसी के 2012 के नियम अगले आदेश तक लागू रहेंगे, यानी पुराने नियम ही लागू रहेंगे, ये नई समिति अभी लागू नहीं होगी। और नई यूजीसी इक्विटी गाइडलाइंस पर रोक लगाई जाती है। ये सीजीआई सूर्यकांत कह रहे थे। उन्हीं के साथ जस्टिस बागची भी जो इस खंडपीठ में थे, उन्होंने कहा हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका जैसे हालात यहां नहीं बनेंगे जहां गोरे या श्वेत बच्चे अलग अलग स्कूल में जाते थे। यानी कोर्ट पूरी तरह से इस बात को लेकर आश्वस्त दिखा कि इससे दरारें और बढ़ जाएंगी। मैं आपको जल्दी से जरा दिखाना चाहती हूं कि आज क्या क्या बयान आए हैं, इसके बाद किस तरह से यूजीसी के नियमों पर कौन सी पार्टी कौन सी बोली बोल रही, जरा जल्दी से सुन लीजिए और उसके बाद मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। यूजीसी के नियम पर सुप्रीम रोक। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। यूजीसी पर आदेश, थमेगा कलेश। असमानता भारत में नहीं होनी चाहिए, भारत में समानता ही होनी चाहिए। प्रार्थना है भारतीयों को बांटा ना जाए, जोड़ा जाए। नियम पर रोक, राजनीति पे रोक टोक। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरकार की इस काली करतूत को पहचाना और रोका। सुप्रीम फैसला सरकार के लिए झटका। कौन सा झटका है? अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए तो भी अदालत ने फैसला दिया। टकराव थमेगा या विवाद बढ़ेगा? पूरे भारत को बंद कराएंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता, ये लड़ाई जारी रहेगी। यूजीसी के जिन नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज के छात्र पिछले 17 दिन से सड़कों पर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि नए नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। अगली तारीख 19 मार्च दी है, सुनवाई रोक दी है। बीजेपी के बृजभूषण शरण सिंह बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने देश बचा लिया। ये बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा था, पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती। तो
सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठा करके इस देश को बचाने का काम किया है। इसके साथ ही सियासी सफाई और प्रहार का सिलसिला भी शुरू हो गया। न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। सरकार कहती है बल अलगाववाद के नारे के साथ चलती है और समाज में अलगाव लाने का काम कर रही है। अखिलेश की पार्टी के सांसद ने बीजेपी पर भेदभाव का बढ़ावा देने का आरोप लगाया, लेकिन उन्हीं की पार्टी के दूसरे सांसद ने जाति को देश की सच्चाई बता दिया। जाति इस देश की सच्चाई है। सवाल यह है कि आजादी के 75 साल के बाद भी ये जाति हमारे देश, हमारे समाज से जाति क्यों नहीं है? और कुछ सवालों के साथ आज माइक ऑन कर रही हूं। सुप्रीम आदेश से घटेगा या बढ़ेगा कलेश? छात्र पढ़ेंगे या आपस में लड़ेंगे? क्योंकि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिला, उसके बाद अगर ये सुप्रीम रोक नहीं लगती और आगे चलकर इसमें क्या होगा ये नहीं पता है। सवाल पूछ रही हूं, यूजीसी नियम से हिंदू एकता क्या खतरे में है? क्योंकि जितने बड़े बड़े संत इस पर बयान दे रहे हैं या फिर बड़े नेता बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जातियों में बांटने का प्लान है, तो क्या हिंदू एकता खतरे में है? सवाल एक और है, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल हैं, छात्र कहां हैं? सारे छात्र जातियों में बंटकर ही देखेंगे खुद को। और सवाल यह भी कि नियमों पर भ्रम या इन आरोपों में दम है? जो बात कही जा रही है कि इसमें भेदभाव होगा। अब मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा रही हूं। मेरे साथ करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हमारे साथ अवनीजेश अवस्थी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सतीश प्रकाश जी हैं, बीएसपी समर्थक हैं। प्रोफेसर गंगा साहेब मीना हैं, प्रोफेसर हैं जेएनयू के। मैं बता दूं कि मेरे साथ सांसद चंद्रशेखर आजाद भी जुड़ेंगे, क्योंकि वो खुलकर इस नियम के समर्थन में आ गए हैं और केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं विष्णु शंकर जैन के पास जा रही हूँ। वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। आज कोर्ट में उन्होंने दलीलें रखी, पीआईएल लगाई गई थी, विष्णु जी को स्क्रीन पर लीजिए, और आज पीआईएल लगाई गई थी और पीआईएल में पैरवी विष्णु जी ही कर रहे थे। तो मैं विष्णु जी सबसे पहले आपसे पूछ रही हूं, कोर्ट में आज कौन सी दलीलें आपने रखी हैं विष्णु जी, जिसके बाद कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर यह ब्रेक लगाया है? देखिए, सबसे मूलभूत बात यह है सुचरिता जी, और जो मेन विरोध था, जो मेन विषय था जिसकी वजह से इस कानून को हम चुनौती दे रहे हैं, वो है सेक्शन 3C यूजीसी रेगुलेशंस 2026 का। सेक्शन 3C क्या कहता है कि अगर कोई जातिगत भेदभाव होगा तो किसी भी कास्ट और ट्राइब के खिलाफ होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ हो सकता है। ये उन्होंने सेक्शन 3C में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को परिभाषित किया है। और जिस तरह से इस पूरे कानून की रेगुलेशन की स्ट्रक्चर हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं, 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था आबेदा सलीम ताडवी का, और 2019 से सुप्रीम कोर्ट इस मामले को मॉनिटर कर रहा था, इस मैटर को मॉनिटर कर रहा था। उस मामले में ये फैसला, एक बात रखी गई थी कि जो यूजीसी रेगुलेशन 2012 है वो उतने इफेक्टिव नहीं है, उसमें जो लोग कार्य कर रहे हैं वो प्रेजुडिस हो सकते हैं, तो वहीं तक उसका दायरा सीमित था। ये कभी भी मंशा नहीं थी कि ये जो प्रोडक्ट यूजीसी रेगुलेशन 2026 उभर के आया है, ये इस रूप में उभर के आएगा, ये सुप्रीम कोर्ट की कभी भी मंशा नहीं थी। तो इसीलिए ये कंप्लीटली आर्बिट्रेरी है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, समाज को दो विभाजन में, दो गठों में बांटता है, जनरल कैटेगरी को इससे एक्सक्लूड करता है, और इससे जो हमारे कैंपस है वो एक पॉलिटिक्स का अड्डा, आपस में क्या कहते हैं रंजिश का अड्डा और अलग अलग एलिगेशंस का एक सेंटर बन जाएंगे, जो कानून की कभी भी मंशा नहीं हो सकती है। आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी खिलाफ, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है, चाहे वो किसी भी वर्ग के खिलाफ हो। और देखिए, बात समझिए, सेक्शन 3E डिस्क्रिमिनेशन को परिभाषित करता है, जिसमें रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, आपकी फिजिकल अपीयरेंसेस, सारी चीजें आती हैं। उसके बाद ये जो सेक्शन 3C लाया गया, ये कंप्लीटली सुपरफ्लुअस है। विष्णु जी, मैं आज आपको बता दूं, थोड़ी देर बाद मेरे साथ सांसद चंद्रशेखर आजाद जुड़ने वाले हैं। मैंने उनसे आज दोपहर में बात की थी और उन्होंने ये कहा कि
जो ये सारे नेता और जो बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू एकता खतरे में है, इससे जातियों में बांट रहे हैं, इनसे एक कानून हमारे हम पर अत्याचार को लेकर एक कमेटी बनाई गई, इनसे वो सहन नहीं हुआ। देखिए, हर आदमी की उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उनके अपने पॉलिटिकल विषय हैं। हम लोग लीगल विषय से चीजों को देखते हैं, पर मैं उनकी बात का लीगल तौर पर जवाब देता हूँ। पॉलिटिकल व्यक्ति मैं नहीं हूँ, और जब अभी तो मैं पॉलिटिकल जवाब नहीं दे सकता हूँ, पर लीगल जवाब दे देता हूँ, क्योंकि जो आपने बात रखी है। अब इस समय मैं सुचरिता जी, SC/ST एक्ट इन ऑपरेशन है। हाँ। अब सांसद महोदय हैं, तो जो कानून की परिभाषा वो है कि कानून सबको पता होना चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। और ये तो पार्लियामेंटेरियन है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अमित कुमार के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने नेशनल टास्क फोर्स बनाई है, 10 मेंबर की कमेटी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसको हेड कर रहे हैं। और उसमें अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो उनको कितनी वाइड पावर्स दी गई है, जरा कोई अमित कुमार का जजमेंट पढ़ के देख ले। अब SC/ST एक्ट इन ऑपरेशन है, अमित कुमार का जजमेंट इन ऑपरेशन है, UGC रेगुलेशंस 2012 इन ऑपरेशन है। अब आप मुझे बताइए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15(4) इन ऑपरेशन है, तो और कितनी ज्यादा लेयर्स प्रोटेक्शन की चाहिए? कोई मुझे ये तो बताए कि पहले सांसद महोदय से आप ये सवाल पूछिएगा कि क्या प्रोटेक्शन की लेयर नहीं है, क्या प्रोटेक्शन की लेयर नहीं है, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या है, ये बताएं जरा। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ विष्णु जी, आपने जो ये बात कही, आज कोर्ट ने भी कहा है कि 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं। अब ये आपसे इसलिए पूछूंगी क्योंकि ये PIL कोर्ट में दायर की गई और उसके बाद आपने पक्ष में दलीलें रखी हैं, लेकिन एक समुदाय जो कहता है हम आज भी जातिवाद का दंश झेलते हैं, हम आज भी अत्याचार झेलते हैं, क्योंकि अगड़ा पिछड़ा इस समाज की हकीकत है। आप उनको क्या कहेंगे? देखिए, अगड़ा पिछड़ा किसी के खिलाफ भी हो सकता है। हाँ। मैं यहाँ पे आज उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ कि कितने एग्जाम्पल्स हर तरफ से हैं, पर जब आप कानून बना रहे, देखिए बात समझिए, एक चीज होती है किसी भी एंगल का पॉलिटिकल, जो आप अभी बाकी पैनलिस्ट से डिबेट करेंगी, और एक होती है कानून की संरचना करना। जब कानून बनता है सुचरिता जी, तो वो सबके लिए एक समान बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात को उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूँ। अगर आप ये निर्धारित करें कि चोरी गुनाह है, अगर आप ये निर्धारित कर रहे हैं कि चोरी गुनाह है, तो सबके लिए गुनाह होगा। कोई आप ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि कोई हिंदू करेगा तो गुनाह होगा, मुसलमान करेगा तो नहीं गुनाह होगा, या कोई फला कास्ट का करेगा तो गुनाह होगा, ये वाला कास्ट का करेगा तो गुनाह नहीं होगा। अगर डिस्क्रिमिनेशन गुनाह है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन गुनाह है, गलत है, तो वो क्रॉस द बोर्ड है। उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये वर्ग कर सकता है, दूसरा वर्ग नहीं कर सकता है। क्या रिसर्च है, क्या इंपेरिकल डेटा है? मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल किया हुआ एफिडेविट है 27 फरवरी का, वो भी है, जिसमें बताया गया कि 1700 से करीब कंप्लेंट आई, और उसमें से 50 कंप्लेंट छोड़ के बाकी सारी कंप्लेंट का निस्तारण कर दिया गया। हाँ। तो मैकेनिज्म है, एड्रेस करने के लिए अथॉरिटीज हैं, प्रोटेक्शन है। पर विष्णु जी, अभी ब्रेक लगाई गई है, अभी ये फाइनल ऑर्डर नहीं है कोर्ट का, अगर प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन अभी अगली सुनवाई में कोर्ट इसे पलट भी सकता है। कोर्ट ये कह सकता है कि इसको लागू कीजिए। तो अगर ये लागू होगा, मैं एक बार सतीश प्रकाश जी और प्रोफेसर मीना को एक बार लाना चाहती हूँ, क्योंकि वो एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहते हैं। सतीश प्रकाश जी, विष्णु जी को आप देख रहे हैं, विष्णु जी और सतीश प्रकाश जी को लीजिए जरा, और उनको भी लीजिए, प्रोफेसर मीना को। सतीश प्रकाश जी वो कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी हो सकता है, सिर्फ एक के साथ नहीं है। तो ये बोलना, ये क्यों आप लोग बार बार कहना चाह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी वाला डिस्क्रिमिनेशन से परे है? नहीं, देखिए विष्णु जी क्या कह रहे हैं, मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई। हाँ। भारत की जाति एक सच्चाई है। अगर भारत की समाज की जाति एक सच्चाई है, तो जातीय डिस्क्रिमिनेशन भारत समाज के अंदर है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन भी भारतीय समाज का हिस्सा है, और वहां पढ़ने वाले बच्चे कहीं ना कहीं समाज से निकल कर के ही आते हैं। अगर वो समाज से निकल करके आते हैं, तो बच्चों को इस तरह का जातीय कहीं ना कहीं भेदभाव झेलने करते हैं, तमाम आंकड़े उपलब्ध है। अब एक विष्णु जी इस बात को लेकर के चिंतित है कि कल क्या होगा, लेकिन जो कल हो रहा था, जो आज हो रहा है, उसको लेकर के आपको चिंता नहीं है? आपको नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अगर अपने बच्चे को मेडिकल में डॉक्टर की मां ने डॉक्टर को भेजा था ना बनाने के लिए, उसकी डेड बॉडी पहुंची ना,
अगर किसी देश के अंदर अगर रोहित वेमुला पढ़ने के लिए गया था ना, लेकिन उसकी जरूरत उसके घर पर थी ना, ऐसे बहुत सारे केस हैं। बाकायदा भारत में की संसद में 2023 में आंकड़े पेश किया गए, 108 जो संस्थान है, जो हाईली टेक्निकल संस्थान है, वहां पे भारत सरकार के शिक्षा मंत्री आंकड़े पेश करते हैं कि इन संस्थानों में 67 लोगों ने आत्महत्या करी। अगर वहां आत्महत्या हो रही है तो ये समय है। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि सामान्य जाति या अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति, कोई भी बच्चा, सरकार की ये जिम्मेदारी है, सिस्टम की ये जिम्मेदारी है, संस्थानों की ये जिम्मेदारी है कि जो कल तक हो रहा था। फुल डारा आपका ऑडियो। मैं एक बार विष्णु जी के पास जा रही हूँ। विष्णु जी देखिए, ये बड़ा क्लियर है, वो ये इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि एक डिस्क्रिमिनेशन इस देश में जाति के नाम पर होता रहा है, और आज जब उसके लिए एक समिति बन रही है तो यहां आप मानकर चल रहे हैं कि ये जो SC ST OBC छात्र हैं वो गलत आरोप लगाएंगे जनरल कैटेगरी के छात्र पर। ये क्यों मानकर चल रहे हैं आप? ये धारणा क्यों है? जी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, आप देखिए, शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पाया। हाँ। डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा से आपने जनरल कैटेगरी को एक्सक्लूड कर दिया। हाँ। आप ये मान के चल रहे हैं कि जनरल कैटेगरी जो है वो ऑप्रेसर है और जो SC ST OBC है वो ऑप्रेस्ड है। हाँ। इसके लिए क्या एम्पिरिकल डेटा है, ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं UGC का एफिडेविट बताना चाहता हूँ हमारे जो भाई साहब है सतीश जी को। इस एफिडेविट में 1503 कंप्लेंट आई थी। उन 1503 कंप्लेंट में से 1426 कंप्लेंट निस्तारित हो गई, रिजॉल्व हो गई। उसके बाद जो 2012 के रेगुलेशंस हैं उसमें 1314 कंप्लेंट आई थी। 1314 कंप्लेंट में से 1276 कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारा डेटा है नेशनल लेवल पे कि किस तरह से क्राइम्स हो रहे हैं। देखिए, इंडिविजुअल उदाहरण सतीश जी यहाँ पे दे रहे हैं, मैं भी इंडिविजुअल उदाहरण दे सकता हूँ, पर कानून कभी किसी इंडिविजुअल उदाहरण से नहीं बनता है। इस बात की अहमियत को समझने की कोशिश करिए। अगर आप एक कानून बना रहे हैं, और सतीश भाई साहब भी मुझे लगता है इसी चीज पे खड़े हैं कि डिस्क्रिमिनेशन गलत है, मैं भी इस बात का पक्षधर हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन गलत है, तो वो सबके साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। किस रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, और उन सारे तरह के डिस्क्रिमिनेशंस को रोकने की जरूरत है। पर अगर आप इस तरह की एक एक्सक्लूजन वाली डेफिनेशन लाके उसको कानून का रूप देंगे तो उससे और ज्यादा डिवीजन पैदा होगा और ज्यादा दिक्कतें पैदा होंगी। मैं इस बात को दोबारा पुनः दोहराना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मैकेनिज्म विष्णु जी मेरी बात को समझिए। हम एक ऐसे समाज में रह गए, इस देश को आजाद हुए बहुत समय हो गया। अब इन बातों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, गंभीर चर्चा होनी चाहिए। जो इंस्टीट्यूशन है उनकी डेमोग्राफी बहुत खराब है, इसमें कभी कोई दो राय नहीं। दलितों के पद खाली हैं, जब तक दलितों को रिप्रेजेंट करने वाले लोग वहां नहीं रहेंगे। देखिए, किसी भी सिलेक्शन कमेटी में आपको मालूम है कि भारत में कोई भी सिलेक्शन आप जो बात बोल रहे हैं, मैं एक बार सुनिए सतीश प्रकाश जी, आप जो बात बोल रहे हैं मैं उस पर एक बार जरा अम्मू जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। विष्णु जी आज इस कोर्ट में इस बात को लेकर गए हैं, और मैं ये भी बताऊं कि अगली सुनवाई तक अब क्या इस पर एक कंसेंसस बनेगा, क्योंकि ये बात मानकर चलिए आप अम्मू जी के सड़कों पर अभी आपने जो तस्वीरें देखी, ये भले ही छात्रों ने, ये जनरल कैटेगरी के छात्र हो जो कह रहे हो कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ है, लेकिन ये रिवर्स हो सकता है अम्मू जी। मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हूं, और विष्णु ने जिस प्रकार से गंभीरता से इस विषय को रखा है उसको समझने की जरूरत है। हमारे बच्चों को भी अभी जोश मारने की जरूरत है। मिठाई बांटना, ये गुलाल वलाल करना गलत बात है। वो भी हमारे भाई हैं, हम नहीं चाहते जातीय भेदभाव हो, बढ़े। जो लोग आज ये उदाहरण दे रहे हैं, सतीश भैया या कोई और दे रहे हैं कि सदियों से अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार नहीं हो रहे भैया, जिनके साथ भी उनको सजा भी मिली होगी। और रही बात, अब तो हम तुम्हें गला लगाना चाहते हैं, हम तो कहते हैं जाति प्रथा बंद कर दो, आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दो। आरक्षण क्या, सिस्टम खत्म कर दो, गरीब को आरक्षण मिले। हम चाहते हैं ये सिस्टम ही खत्म हो जाए। मैं राजपूत हूँ, आप हरिजन हैं, विष्णु जैन है, मुझे मतलब नहीं है इस चीज़ से। मैं कहता हूँ इस जाति सिस्टम को खत्म करो, जात पात की करो ना विदाई, आर्थिक आधार पर आरक्षण दो। आरक्षण का तो झगड़ा है ना, रिजर्वेशन का झगड़ा है, हम तो नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर मीना, हम उसका सम्मान करते हैं। ये जो बात कह रहे हैं अम्मू जी, ये संभव है क्या? वो कह रहे हैं कि जात पात खत्म ही कर दो, सिर्फ आर्थिक आधार पर दो, फिर क्या दिक्कत है? उसके लिए आप राजी होंगे?
देखिए हाँ। दो बातें कहना चाहता हूँ। पहले तो मैं विष्णु जी को आपने जोड़ा हुआ था, बड़े गंभीर व्यक्ति लग रहे थे विष्णु जी। तो उनको, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे पास भी यूजीसी रेगुलेशन है हाँ। जिसमें उन्होंने 3C को पढ़ के सुनाया, मैं 3E को पढ़ के सुना रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है भेदभाव का अर्थ है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार। तो इसमें सभी लोग शामिल हैं। ठीक है। ये मान लिया गया है कि सिर्फ इसमें SC, ST, OBC शामिल है, ये मेरे ख्याल से सही ढंग से नहीं पढ़ा गया है। दूसरा, मैं अमू जी की एक बात से बहुत सहमत हूँ। नहीं, ये बात फिर से विष्णु जी को बताइए आप। हाँ, ये मैं आपको दे देता हूँ, ये मेरे पास रेगुलेशन है। ऐसा है, ऐसा थोड़ी हो सकता कि उन्हें पढ़ाना हो तो पैरवी भेदभाव का अर्थ है जो वो सिर्फ पढ़ रहे हैं वो जातिगत भेदभाव। और आप कह रहे हैं इसमें EWS भी है।